डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 63। देव अभी डाकघर में ही था और वह अपने सामने पड़ी रोशनी राठौर की लाश को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे, उसकी आंखें खाली थी, वह बस अपनी खाली आंखों से देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने सुकून की सांस ली, फिर डैन और रेक की तरफ देखकर बोला, इसकी बॉडी को इसके बाप के घर भिजवा देना, और हाँ, कल तक मुझे वह राठौर पूरी तरह से सड़क पर चाहिए। उसे किसी भी तरह का किसी से भी कोई भी मदद नहीं मिलनी चाहिए। उसने जो किया और सोच कर बैठा है उसका इंतजाम अब पूरा परमानेंट ही करना है। रेक और डैन ने देव की बात पर हामी भरी और अपने काम पर लग गए। तभी कृष का फोन बजा। कृष ने देखा तो उसे रफीक कॉल कर रहा था। कृष को सोच के कॉल रिसीव किया तो उधर से रफीक की आवाज आई। रफीक बोला, सर मैं मॉल आया हुआ हूँ और आदि सर, राहुल सर, रिचा मेम और निया भी मेरे साथ आई हुई है। रफीक की बात सुन कृष, मैं बॉस को बता देता हूँ, इतना बोल उसने कॉल काट दिया। देव उसे ही देख रहा था। कृष बोला, बॉस वो सारे बच्चे मॉल शॉपिंग करने गए हुए हैं, मुझे अभी रफीक ने कॉल करके इन्फॉर्म किया है। कृष की बात सुन देव बोला, ठीक है हम भी वही चलते हैं। लिटिल डॉल पहले कभी मॉल नहीं गई, इसलिए उसे ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, वो ज्यादा लोगों को देख के घबरा जाती है। देव की बात सुन कृष्ण ने हाँ कहा और वो दोनों वहां से मॉल के लिए निकल गए। निया के बारे में सब कुछ देव और कृष ही जानते थे, इसलिए दोनों को उसकी ज्यादा फिक्र थी। दूसरी तरफ आदि, राहुल, रिचा और निया सब मुंबई के सबसे मॉल फिनिक्स मार्केट सिटी के बाहर खड़े थे। निया ने जैसे ही वहां का नजारा देखा तो उसकी नीली आंखों में चमक आ गई। निया एक्साइटमेंट से चारों तरफ देखने लगी। निया की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कुछ देर में वो सब मॉल के अंदर जाने लगे। निया तो बस चारों तरफ आंखों में चमक लिए देख रही थी। तभी आदि निया को देख बोला, भाभी आपको देख के ऐसा लग रहा जैसे आप पहली बार यहाँ आई हो। आदि की बात सुन निया बोली, हाँ आदि भैया आपने ठीक कहा, मैं यहाँ आज पहली बार ही आई हूँ। मैंने कभी बाहर की जिंदगी नहीं देखी है, पहले बस अपनी दोस्त के साथ कभी कभी कॉलेज जाती थी, फिर वो मुझे घर छोड़ देती थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। निया की बात सुन देव और रिचा राहुल शॉक्ड होकर निया के चेहरे को देखने लगे, जो ये बताते हुए मायूस हो गई थी। ये देख उन तीनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तीनों निया को साइड हक करते हुए बोले, कोई बात नहीं भाभी, अब हम हैं ना, खूब एंजॉय करेंगे और आपको सब जगह घुमाएंगे। ये सुन निया भी मुस्कुरा देती है। फिर वो सब मॉल के अंदर जाने लगे। रिचा और निया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। आदि और राहुल उनके पीछे थे, रफीक और कुछ बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही पीछे चल रहे थे। निया मॉल में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए एक्साइटेड होते हुए रिचा से बोली, रिचा हम यहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, मैंने कभी नहीं ली। रिचा भी निया का साथ देते हुए बोली, भाभी आपको जो चाहिए वो लेना, मैं भी आज बहुत शॉपिंग करूंगी, बहुत दिन बाद आई हूँ। दोनों हंसते हुए और शॉपिंग के बारे में बात करते हुए आगे चलती जा रही थी। तभी निया को एक कपड़ों की शॉप दिखी। निया बोली, रिचा चलो हम वहाँ जाके ड्रेस देखते हैं। रिचा भी हाँ बोल उस तरफ जाने लगी। उनको लेडीज शॉप के अंदर जाता देख वो भी उनके पीछे चले गए। रफीक बॉडीगार्ड बाहर खड़े रहे। जब चारों अंदर गए तो निया वहां लगी डमी पर ड्रेस को अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। आदि ने जब दोनों गर्ल्स को ऐसे ड्रेसेस को देखते देखा तो आदि हंसते हुए बोला, भाभी आप दोनों दूर मत देखो, जो आपको पसंद हो आप ले लो, हम दोनों बगल वाली जेंट्स शॉप में है। निया बोली, पर आदि भैया आप हमें अकेले छोड़ के ऐसे मत जाइए, हम अकेले नहीं ले सकते। आपको बताया ना हम आज पहली बार इतने मॉल में आए हैं और यहाँ भीड़ भी बहुत है, आप भी यहीं पर रुके तभी हम कुछ ले पाएंगे, अकेले हमें बहुत डर लगता है। निया को ऐसे डरता देख छोटे बच्चों की तरह बोलता देख आदि बोला, ठीक है भाभी। फिर हम दोनों राहुल और आदि वहाँ उसने सामने रखे सोफे की इशारा किया, वहाँ बैठे हैं, आपको जो भी ड्रेस पसंद हो आप ले लो, तब तक हम आपका इंतजार करते हैं। ये सुन निया खुश हो गई और फिर उस शॉप में चारों तरफ महंगी महंगी लगी ड्रेसेस को देखने लगी। रिचा निया को एक ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन दिखाते हुए बोली, भाभी वो देखो आप पर बहुत अच्छा लगेगा, चलो चल के देखते हैं। निया ने भी हाँ कहा, वो भी उस गाउन की तरफ चली गई। रिचा ने उस गाउन को लिया और निया को देके बोली, भाभी हम कुछ और ड्रेस देख लेते हैं, फिर पहन के ट्राई कर लेंगे। निया ने हम कहा। निया को कुछ ज्यादा नहीं पता था, बस उसने अपनी दोस्त से सुन रखा था और अब रिचा उसे सब बता रही थी। पर निया बीच बीच में आदि को भी देख रही थी, कहीं वो उन्हें अकेला छोड़ के तो नहीं चले गए। कुछ देर में रिचा ने निया को काफी सारी ड्रेसेस दे दी और बोली, भाभी आप जाके इनको ट्राई करके आओ, तब तक मैं अपने लिए ड्रेस पसंद कर लूँ। निया बोली, पर मुझे ये सब कहाँ ट्राई करना है। रिचा बोली, चलो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ।
कुछ देर में निया ऋचा को एक ट्राई रूम के सामने खड़ा करती है और बोलती है, इसमें जाके आप ट्राई करो, जो आपको पसंद हो उसे आप रख लेना और आपको ठीक आए। निया ने हाँ कहा और बहुत सारी ड्रेस लेके अंदर चली गई। इधर बाहर ऋचा अपने लिए ड्रेस पसंद करने में लगी हुई थी, तभी आदि का फोन रिंग करने लग जाता है तो वो अपना फोन लेके उस शॉप से बाहर जाके साइड में खड़ा होकर बात करने लगता है। राहुल भी वहां से बाहर जाके मेल सेक्शन में जाके अपने लिए कपड़े देखने लगता है। ऋचा भी अब अपनी ड्रेस लेके उनको ट्राई करने चली गई। इधर निया अपनी सारी ड्रेस ट्राई करने के बाद उसे उनमें से कुछ ड्रेस पसंद आई तो वो उनको लेके बाहर आ गई, पर जैसे ही वो बाहर आगे आदि को देखने लगी तो वहां आदि राहुल दोनों में से कोई भी नहीं था। फिर उसने ऋचा को देखा तो वो भी उसे कहीं नहीं दिखी। ये देख उसे डर लगने लगा और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने फिर चारों तरफ उन तीनों को ढूंढा पर उसे वो शॉप के अंदर कहीं भी नहीं दिखे, जिससे निया घबराने लगी और उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसने वहां खड़ी एक सेल्स गर्ल से पूछा तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उस शॉप में काफी भीड़ थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। अब तो निया को और ज्यादा रोना आने लगा। वो अब चारों तरफ अपनी आंसू भरी आंखों दे देखने लगी और अपने मन में सोचने लगी, क्या वो सब उसे छोड़ के चले गए, उसे भूल गए क्या। निया यही सब सोचते हुए उस शॉप से बाहर निकली तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा। एक्चुअली आदि जब कॉल पर बात कर रहा था तो रफीक भी उसके पास आके खड़ा हो गया और बॉडीगार्ड साइड में खड़े थे। निया रोती हुई बाहर निकल गई और इतनी भीड़ को देख उसे और ज्यादा रोना आ रहा था और डर से उसकी बॉडी कांप रही थी। वो मॉल में बदहवास सी रोते हुए उन तीनों को ढूंढने लगी पर उसे वहां सिर्फ भीड़ के कोई नहीं दिख रहा था। निया उनको ढूंढते ढूंढते मॉल के दूसरी तरफ चली गई थी। ये मॉल मुंबई का सबसे बड़ा मॉल था जिसमें बहुत भीड़ होती थी और निया तो अपनी जिंदगी में आज पहली बार इतने बड़े मॉल में आई थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था यहाँ का। निया तो बस चारों तरफ और अलग अलग शॉप के अंदर जाके उन तीनों को ढूंढ रही थी। इधर मॉल के बाहर देव की कार आके रुकी। उसमें से कृष्ण ने देव के डोर खोला। देव रोब से अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए बाहर निकला और अपने कोट को ठीक किया। देव बिना किसी पर ध्यान दिए मॉल के अंदर जाने लगा। तभी मॉल का मैनेजर दौड़ते हुए बाहर आया। जैसे ही उसे खबर मिली कि देव सिंघानिया आज उसके मॉल में आने वाले हैं, वो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही देव मॉल के बाहर पहुंचा, मैनेजर भागता हुआ देव के स्वागत के लिए आ गया। अपने साथ सेल्स स्टाफ को भी लेके आया था। उसने आके देव को झुक के ग्रीट किया और अपना हाथ देव से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो देव ने उससे हाथ मिलाया और मैनेजर बोला, मिस्टर सिंघानिया आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, ये स्टाफ आपकी हेल्प कर सकता है। देव ने कृष की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। कृष उस मैनेजर से बात करते हुए बोला, हम खुद देख लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ चाहिए होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। मैनेजर ने रेस्पेक्ट से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से अपनी केबिन की तरफ चला गया और कृष देव के पीछे, उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी बाकी के मॉल के बाहर खड़े हो गए। वहीं अंदर मॉल में ऋचा जब ट्रायल रूम से बाहर निकली तो उसने निया को ढूंढा पर उसे निया कहीं नहीं दिखी। तो उसने सोचा शायद निया अभी तक ड्रेस ट्राई कर रही हो, तो वो उसके ट्राई रूम में गई पर वहां निया नहीं थी, पर वो ड्रेस पड़े थे जो ऋचा ने उसे ट्राई करने को दिए। निया को वहां ना देख ऋचा थोड़ा घबरा गई थी। फिर उसने सोचा शायद निया आदि और राहुल के साथ हो, तो वो वहां से निकल उन दोनों को ढूंढने लगी तो उसे वो बाहर ही दिख गए। उसने बाहर आके जैसे ही उनके आसपास देखा तो वहां निया को ना देख उसने आदि से पूछा, आदि भैया भाभी कहाँ है। आदि ये सुन ऋचा से बोला, भाभी वो तो तुम्हारे साथ थी ना। ऋचा को अब घबराहट होने लगी। वो बोली, भैया भाभी मेरे साथ थी पर मैंने उनको कुछ ड्रेस ट्राई करने को दिए और उनको ट्राई रूम में छोड़ मैं अपने ड्रेस लेके ट्राई करने चली गई। अब भाभी वहां नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने पूरी शॉप के अंदर उनको ढूंढ लिया। ये सुन आदि, राहुल और रफीक के होश उड़ गए और वहां आते देव के भी, उसने भी ऋचा की सारी बातें सुन ली थी और देव के साथ कृष्ण ने भी, उसके भी होश उड़ गए थे। देव का दिल अजीब से डर से घबराने लगा और गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। देव ने गुस्से में ऋचा के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुमने अभी क्या कहा, लिटिल डॉल नहीं मिल रही का क्या मतलब है। लिटिल डॉल तुम्हारे साथ थी ना, फिर कहा है। वो देव की गुस्से भरी आवाज सुन ऋचा डर से कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आदि के हाथ को कसके पकड़ लिया और डरते हुए और रोते हुए ही अपना सिर झुका के बोली, भैया मुझे नहीं पता, मैंने तो उनको वहीं छोड़ जब मैं ट्रायल रूम से बाहर निकली तो वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऋचा ने डरते हुए देव को सब बता दिया। ऋचा की सारी बात सुनने के बाद देव के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने ऋचा पर गुस्से करते हुए कहा, जब उसने तुम लोगों को बोला था कि वो आज यहाँ पहली बार आई है तो उसे अकेला छोड़ा ही क्यों, तुम लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। फिर आदि और रफीक की तरफ गुस्से में देख, और तुम दोनों से मुझे इस तरह की लापरवाही की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, खासकर रफीक तुमसे और बॉडीगार्ड कहा थे। अगर तुम लोग उसके साथ रहना ही नहीं था तो उसे अपने साथ लेके ही क्यों ना आए। लिटिल डॉल ने तुमको पहले ही बता दिया था। और फिर आदि की तरफ देख, तुम्हें तो उसने वहीं रुकने को बोला था ना, कि जब तक वो ड्रेस नहीं ले लेती तुम वहीं रुको, फिर तुम उसे छोड़ के कहाँ चले गए थे।
देव का गुस्सा देख सब डर जाते हैं और निया के अब सबको डर भी लगने लगा था। ऋचा तो बस रोए जा रही थी। कृष देव के कंधे पर हाथ रख के बोला, बॉस वो डर रही है और आप शांत हो जाओ, प्रिंसेस मिल जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। देव ने घूर के कृष को देखा पर कुछ बोला नहीं। उसने रफीक को देखा और बोला, इन दोनों राहुल और ऋचा को घर भेज दो, अभी मुझे यहाँ कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इतना बोल देव वहाँ मॉल के मैनेजर की केबिन की तरफ चला गया। उसके पीछे ही कृष आदि और बॉडीगार्ड चले गए जो देव के साथ आए थे। रफीक ने एक बॉडीगार्ड को राहुल और ऋचा को मेंशन ले जाने को कहा तो ऋचा रोते हुए बोली, रफीक भैया भाभी मिल जाएगी ना। रफीक ने उसके सिर को सहलाया और बोला, चक्की तुम चिंता मत करो, घर जाओ, हम प्रिंसेस को लेके मेंशन आते हैं। और हाँ, रोना बंद करो। फिर राहुल को देख जिसका चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था, रफीक उसके सिर को भी सहला के उन्हें आराम से मेंशन जाने को बोल देता है और बॉडीगार्ड को शक्ति से बोलता है, बिना किसी परेशानी के दोनों को मेंशन लेके जाना। बॉडीगार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और उन दोनों को मॉल से बाहर ले जाने लगा। रफीक और कुछ बॉडीगार्ड जहां देव गया था उसी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ निया उन तीनों को ढूंढते मॉल के पीछे वाले एरिया में पहुंच गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना तो उसके पास कोई फोन था और ना ही उसके पास पैसे और ना ही उसे किसी का फोन नो पता था। और वैसे भी निया आज जिंदगी में पहली बार ऐसे इतनी बड़ी जगह में आई है जहाँ दुनिया भर की भीड़ है, लोग हैं जो इधर से उधर आ जा रहे हैं। निया रोते रोते और मॉल में चारों तरफ घूमते हुए पागल सी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। निया मॉल के पीछे आई तो उसे वहां कुछ दूर थोड़ी खाली सी जगह दिखी तो वो वहां जाके बैठ गई। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, पिछले 2 घंटे से मॉल में भटक रही थी। रोते रोते उसका गला भी सूखने लगा, उससे चला भी नहीं जा रहा था तो वहां के एक पिलर से टेक लगा के बैठ गई और अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच घुसा के फूट फूट के रोने लगी। तुझे ढूंढूं अब मैं कहाँ, मेरा दिल है इतना बेचैन, तुम कहाँ चली गई हो, मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेरी सांस नहीं आ रही तुम्हारे बिना, तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास मेरी जान, मेरा दिल टूट रहा है तेरे बिना, तू मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, तेरे बिन ये जिंदगी जिंदगी नहीं लगती है, तू है तो सब अच्छा लगता है। एपिसोड 64। मुंबई फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में देव सीधा गुस्से में मैनेजर के केबिन में आता है। मैनेजर जो कुछ फाइल देख रहा था अचानक किसी को बिना परमिशन आता देख उसे गुस्सा आ गया। जैसे ही उसने अपने सिर को ऊपर करके कहने लिए अपना मुंह खोला ही था कि सामने खड़े देव को, जो कि इस वक्त आग का गोला बना हुआ था। मैनेजर के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। वो फौरन अपनी चेयर से खड़ा हो गया और डर की वजह से आंख में भी उसे ठंडा पसीना आने लगा। मैनेजर ने बहुत हिम्मत करके देव से पूछा, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ कुछ चाहिए? देव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी डरावनी आवाज में कहा, हाँ मुझे पूरे मॉल का सीसीटीवी फुटेज देखना है। देव की बात सुन मैनेजर बोला, जी बिल्कुल आप देख सकते हैं, जी चलिए मेरे साथ। मैनेजर इतना बोला अपने केबिन से निकल सिक्योरिटी रूम में जाने लगा। वहीं उसके पीछे देव, कृष, रफीक और बॉडीगार्ड भी जाने लगे। कुछ देर में वो लोग एक बड़े से रूम के अंदर थे जहां रूम एक बड़ी सी वॉल पर बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसमें मॉल का अलग अलग जगह दिख रही। वो पूरा रूम अलग अलग कई तरह के कंप्यूटर लगे हुए थे। देव ने वहां बैठे कुछ लोगों को जो वहां सब ऑपरेट कर रहे थे उनसे बोला, मुझे मॉल के 3 घंटे पहले से लेकर अब तक की फुटेज देखनी है। जिसे सुन मैनेजर ने जल्दी से उन लोगों को, जल्दी करो दिखाओ मिस्टर सिंघानिया को। इतना सुन उन लोगों ने फुटेज को 3 घंटे पहले तक बैक कर दिया। अब देव गौर से स्क्रीन को देखने लगा। उसने कहा एंट्रेंस पर फोकस करो तो उसने एंट्रेंस पर फोकस किया तो अब देव को वहां आदि, राहुल, निया, ऋचा चारों दिखने लगे जो कुछ देर तक वहां खड़े होकर बातें की। फिर वो मॉल के अंदर आ, निया ने ऋचा का हाथ पकड़ रखा था और वो चारों तरफ देखती हुई और मुस्कुराती हुई चल रही थी। निया का ऋचा के हाथ में ही दोनों आगे आगे, उनके पीछे आदि और राहुल और उनके पीछे रफीक और बॉडीगार्ड चल रहे थे। अंदर आके निया को एक शॉप दिखी, इसने ऋचा को वहां ले जाने लगी। बाकी लोग भी उनके पीछे ही चल रहे थे। देव सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था पर पहले उसे अपनी लिटिल को ढूंढना था, इनको तो वो बाद में देख सकता था। जब देव आगे देखा कुछ देर बाद आदि उस शॉप से बाहर आया और एक साइड खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है तो उसके पास रफीक भी आ गया। जो बॉडीगार्ड शॉप के सामने खड़े थे वो भी साइड में चले गए। खड़े होने सब अपने में ही बिजी थे कि कुछ देर बाद निया उस शॉप से घबराती हुई बाहर आई। उसने अपनी नजरें मॉल में घुमाई। उसे इतना होश ही रहा था कि वो उस शॉप के अलग बगल देख ले। वो तो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उस भीड़ में घुस गई। रोते हुए चारों तरफ देख रही को ऐसे देख देव के दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। देव की एकटक नजर सिर्फ और सिर्फ निया पर जमी हुई थी। देव ने आगे देखा, निया उस भीड़ में खुद को संभाल नहीं पा रही है और ज्यादा डर से घबरा रही है। उसका हाथ अचानक उस स्क्रीन की तरफ बढ़ा जैसी वो उसके पकड़ लेगा, पर अफसोस ऐसा नहीं हो सकता।
तभी कृष जो देव के बगल में ही खड़ा था उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे देव को एहसास हुआ कि निया अभी स्क्रीन के अंदर दिख रही है। कृष उसकी हालत समझ सकता था, उसे भी बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर उसने अभी किसी को कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसके लिए सबसे पहले निया को ढूंढना था, उसके बाद में कुछ और करना। देव ने देखा निया उस भीड़ में घूम गई तो वो मॉल के दूसरे डायरेक्शन में जाने लगी और इधर से उधर सारी शॉप में घूम रही। उसका रोना वक्त साथ बढ़ता ही जा रहा था। निया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पहली बार जो बाहर निकली थी वो भी इतनी बड़ी जगह और भीड़ वाली जगह में, वो बार बार इधर उधर देखती आगे चलती चली जा रही थी। देव अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी तुम सब इस तरफ जाओ जहां लिटिल डॉल गई है। बॉडीगार्ड ने जल्दी हमम कहा और वहां से चले गए। देव ने उस ऑपरेटर से बोला, मुझे इस डायरेक्शन की फुटेज दिखाओ। जैसे ही देव ने कहा उसने मॉल के दूसरी तरफ की फुटेज चालू कर दी। अब वहां निया बस आगे चलती हुई ही दिख रही थी। रोते रोते और भागते भागते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सब स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे, सबकी आंखों में नमी थी। अब सबको निया की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि निया मॉल के उस हिस्से में जाने लगी थी जहां बहुत ही कम लोग जाते थे और उस तरफ कबाड़ी चीजों रखते थे। उस तरफ आगे कोई कैमरा नहीं लगा था। उस तरफ जाते तक की फुटेज देखने के बाद देव फिर बोला, इसके आगे की। देव की बात सुन मैनेजर और ऑपरेटर दोनों डर गए। ऑपरेटर डरते हुए बोला, सर इससे आगे कोई कैमरा नहीं लगा है, वो मॉल का आउटर एरिया है जहां लोग बहुत कम जाते हैं और उधर खराब चीजें और खाली कार्टून रखे जाते हैं। ऑपरेटर की बात सुन देव को ऐसा लगा जैसे अभी उसकी बॉडी से उसकी जान निकल जाएगी। देव ने खुद को दिलासा दिया कि उसकी लिटिल डॉल ठीक होंगी, उसे कुछ नहीं होगा। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गया और वहीं उसे ऐसे जाता देख बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। देव बहुत तेज कदमों से चल रहा था। उसके अंदर दोनों तरह के इमोशन उमड़ रहे थे। उसे घबराहट भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसका दिल डर से जोरों से धड़क रहा था। देव के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि द ग्रेट देव सिंघानिया उर्फ अंडरवुड किंग के चेहरे पर भी डर और घबराहट देखी जा सकती है, पर आज सच में देव को पहली बार जिंदगी में डर लग रहा था, किसी को खोना का, उससे दूर होने का, जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। निया उसकी वाइफ ही नहीं, उसकी जिंदगी है, उसका सुख चैन प्यार इश्क जुनून पागलपन दीवानगी आवारगी उसकी सनक, सब कुछ सिर्फ निया थी, उसकी लिटिल डॉल, जिसके बिना अब उसे सांस तक लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मॉल के पीछे वाले एरिया में निया इस वक्त अपने घुटनों में अपना मुंह छुपा के सुबक रही थी। उसके पूरे बाल बिखर चुके थे, उसकी आंखें ज्यादा रोने की वजह से लाल और सूज गई। उसमें पूरे कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और लाल लाल हो गया था। उसका काजल उसकी आंखों में फैल गया था, जिसकी वजह से निया का चेहरा कुछ काला काला भी हो गया था। रोने की वजह से उसके आंसू निकले, अपने आंखें रब गली और काजल बह गया और फैलते फैलते उसके पूरे चेहरे पर हो गया। निया इस वक्त बिल्कुल किसी 5 साल की बच्ची लग रही थी जो अपने मोम डैड के साथ मिला गई और उनसे बिछड़ गई हो। इस वक्त निया की हालत कुछ वैसी ही थी। वहीं निया के कुछ दूरी पर कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहां रेयरली लोग जाते थे। यहाँ ना कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई कैमरा था, इसलिए यहाँ टपोरी लोग अपना टाइम पास के लिए आते थे और अपनी ड्रिंक करते थे। अब भी यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा था। निया जो धीरे धीरे सिसक रही थी, उसकी दूरी पर बैठे एक आदमी की नज़र उस पे चली। उसने देख एक पतली लड़की लाल कलर के कपड़ों में बैठी रो रही है। ये देख उस आदमी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने अपने बगल में बैठे साथी को कोहनी मारी जो ड्रिंक कर रहा था। उसको कोहनी लगने से उसकी ड्रिंक उसके हाथ से कुछ नीचे गिर गई। उसने उस पे गुस्सा करते हुए कहा, यार विरजू क्यों ऐसी हरकत करता है, देख तूने मेरी ड्रिंक गिरा दी। विरजू जिसकी नज़र एकटक सामने बैठी निया थी, उसने धीरे से उसे देख हुए ही कहा, अरे यार इस नशा को छोड़, वो देख सामने आज उस नशा को करते हैं। विरजू की बात सुन बाकी के साथियों के भी कान खड़े हो गए और उन सब ने विरजू को देखा तो वो कहीं और दिशा में देख रहा। वो लोग उसकी नज़रों के का पीछा करते हैं तो वहाँ लाल रंग के कपड़ों में कोई लड़की खुद को समेटे बैठी थी। उसका चेहरा तो किसी को नहीं दिख रहा था, पर उसके महंगे कपड़ों को देख समझ गए कि कोई खूबसूरत सी लड़की ही है। निया को देख उन लोगों ने पहले एक दूसरे को देखा। वो लोग 4 थे। फिर निया को देख अपने होठों पर अपनी जीभ फिराई, उसके बाद अपने हाथों को अजीब ढंग से अपनी गर्दन और सीने पर घुमाने लगे। इस वक्त उन लोगों की आंखों में निया के लिए सिर्फ बेहसीपन और हवस दिख रही थी। विरजू के बगल वाला आदमी बोला, यार विरजू तेरी नज़र तो बड़ी तेज है, तूने तो आज बहुत अच्छा माल देखा है, इससे तो आज हमारे मज़े ही मज़े होंगे। देखने से भी बड़ी सुंदर कमसन कली लग रही है, इस पे हाथ मारने पर तो हमारा जेकपोट ही लग जाएगा। चलो जाके देखो तो सही, वो हमारे लिए यहाँ जो आई है उसके हाल चाल तो ले ही लेते हैं। ये बोल वो चारों गंदी हंसी हंसने लगे।
नेहा को रत्ती भर खबर नहीं थी कि आज वो फिर से कौन सी नई मुसीबत में फंसने वाली है, जहां पता नहीं कोई उसे बचा भी पाएगा कि नहीं। नेहा बहुत थक गई थी, कुछ रोने से, कुछ ना खाने पीने से, कुछ भाग दौड़ करने से, तो कुछ डर और घबराहट के मारे अब नेहा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। उसे ना तो रास्ता पता था, ना किसी का, ना उसके पास कोई फोन, ना कोई पैसे। वो तो बिल्कुल अनजान और एकदम से किसी छोटी बच्ची की तरह थी, जिसे अभी कुछ भी नहीं पता हो उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है। और वैसे भी जितना उसका पास्ट का बुरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, उससे तो अनजान लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ तो वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसे दूर दूर तक कोई जान पहचान का मिलना तो बहुत दूर की बात है। नेहा के साथ बचपन से भाले बुरा होता हुआ आ रहा था, पर कभी नेहा की मासूमियत खत्म नहीं हुई और ना उसने कुछ गलत कदम उठाया। उसके पिछले बुरे एक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। देव और कृष को इसी बात का डर हमेशा रहता था। नेहा सुबकते हुए धीरे धीरे बोल रही, देवल आप कहाँ हो? देखो, वैसे तो आप मेरे पीछे हर जगह आ जाते हो और अब जब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप नहीं आ रहे हो। देखो, मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। प्लीज़ देवल जल्दी से मेरे पास आ जाओ, पता नहीं सब लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए। देवल मुझे सच में अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपने कहा था आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे और मुझे कुछ होने भी नहीं दोगे, तो अब तक आप आए क्यों नहीं? मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा है, मैं अब कभी किसी के साथ बाहर नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस करती हूँ, पर अभी मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़ ना। इतना सब नेहा बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। अगर कोई अपना कान उसके होठों के पास लगा के सुनेगा तभी सुन सकता है, वरना नहीं। नेहा का मन जो बोलने का कर रहा था वो बस वही बोल रही और रो रही थी। उसे पता नहीं क्यों पर बार बार उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी उसका देवल उसे लेने जरूर आएगा, वो कभी इसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये नेहा के दिल की आवाज़ थी। नेहा अभी वैसे ही बड़बड़ा रही थी और सिसक भी रही थी। तभी वो चारों दारू वाले गुंडे टपोरी नेहा के पास जा जाते हैं और घूर घूर के नेहा को अपनी गंदी नज़रों से देखने लगते हैं, जैसी उसे अपनी गंदी नज़रों से ही कच्चा चबा जाएंगे। वो सब पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक आदमी अपना एक हाथ नेहा के कंधे पर रखता है, जिसे महसूस कर नेहा जल्दी से अपना सर उठाती है। नेहा को लगा उसका देवल उसे लेने आ गया है, पर जैसे ही उसने अपने सामने किसी अनजान गंदे कपड़ों और गंदे हुलिये को देखा तो एक पल को नेहा के मुंह से डर के कारण चीख निकलने वाली थी, पर उसने जल्दी खुद के मुंह पर अपना हाथ रख लिया। नेहा ने जैसे ही अपनी नजरें इधर उधर की, उसे अपने इर्द गिर्द चार आदमी दिखे जो दिखने बिल्कुल मबाली लग रहे थे, जैसे कोई छोटा मोटा काम करते हो और फिर ऐसे पी के टल्ली हो पड़े रहते हो। उनके कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे, उनके बाल, दाढ़ी और मुंह पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी कोयले की फैक्ट्री से निकले हो। उन चारों में से शराब की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। नेहा उन चारों को अपने पास खड़ा देख अंदर से डर से पूरी कांप जाती है। उसके अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, पर फिर भी उसे इन गंदे राक्षसों से तो बचना ही था। नेहा ने अपना सिर घुटनों से पूरा ऊपर कर दिया, जिसे देखते ही वो चारों की आंखों और भी ज्यादा चमक आ गई। पर अभी नेहा के चेहरे पर उसके कुछ बालों की लटें चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से नेहा का पूरा चेहरा क्लियर नहीं दिखा रहा था, पर उसकी नीली आंखें उनको साफ साफ दिख रही थी। वो चारों को नेहा की नीली आंखों को देखते ही पागल हो गए। अंदर का जानवर तो नेहा की नीली समुद्र जितनी गहरी आंखों को देख के ही जाग गया था। ऊपर से नेहा का क्यूट चेहरा, जिस पे अभी कुछ बालों की लटें अपना पर्दा किए हुई थी। उनमें से विरजू बोला, ये लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ खो गई हो या कोई तुम्हें यहाँ छोड़ के चला गया? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस टुकुर उन गंदे और बदबूदार लोगों को देख रही थी। वहीं देव और कृष आदि रफीक उसके सारे बॉडीगार्ड मॉल के पीछे वाले एरिया में ढूंढते अंदर तक आ तो गए थे, पर अभी नेहा तक नहीं पहुंचे थे। देव का बहुत बुरा हाल हो चुका, इस बीच वो गुस्से में आग का गोला बना हुआ था, वहीं दिल बेचैनी और दर्द लिए था। नेहा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो विरजू ने नेहा के हाथ को पकड़ लिया, जिससे नेहा बहुत ज्यादा डर गई। उसने जल्दी से कहा, आप लोग कौन हो? जिसने नेहा का हाथ पकड़ा था वो बोला, अरे भाई लोगों, ये तो बिल्कुल मक्खन है, मक्खन, इसका हाथ तो कितना ज्यादा मुलायम है। ये बोल वो हंसने लगा। वही उसकी बात सुन के उन तीनों का मन भी नेहा को छूने का हो। नेहा को अब अपने साथ बुरा होने अंदेशा हो गया था। उसने खुद को जल्दी से एक्टिव किया और अपनी जगह से खड़ी हो और उस विरजू से अपना हाथ छुड़ा के वो उसे धक्का देके जैसे ही भागने को हुई, वैसे ही उन तीनों ने उसे एक साथ पकड़ लिया। किसी ने उसके कुर्ते को, तो किसी के हाथ उसके दुपट्टे पर थे, तो किसी के हाथ बालों पर था। जिसने कुर्ता पकड़ा था वो आधे से ज्यादा नेहा की कमर से साइड बेली तक फट गया, जिससे उसकी कमर और पेट दिखने लगा। जिसके हाथ में दुपट्टा था वो उसके हाथ में आ गया। जिसने नेहा के बालों को पकड़ा उससे नेहा के मुंह से एक दर्द भरी चीख नहीं निकल गई। नेहा के चीखने से उन लोगों को गुस्सा आ गया। विरजू बोला, हमसे होशियार कमी, रुक तुझे बताते हैं। इतना बोल विरजू ने नेहा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे नेहा के गालों पर उसके 5 उंगलियों के निशान छप गए और नेहा के होठों के कोने से कौन निकलने लगा।
नेहा जमीन पर नहीं गिरी क्योंकि एक ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। नेहा रोने लगी, उसका गाल सुन पड़ गया और लाल होके सूज गया। तीसरे ने, जिसके पास नेहा का दुपट्टा था, उसने उसे अपने लगे में डाला और नेहा के हाथ को पकड़ बोला, चलो भाई लोगों, इसे ले चलो, आज तो कच्ची कली मिली है, उसका रस पीने में बहुत मजा आएगा। इतना बोल उन लोगों ने नेहा को उठा लिया। नेहा को वो लोग वहां से अंदर एक अंधेरे में रूम जैसी खाली जगह थी वहां लेके जाने लगे। नेहा चिल्लाने लगी मदद के लिए, पर वहां आसपास कोई था ही नहीं जो कोई नेहा की मदद के लिए आता। उन लोगों नेहा को ऐसे उठा रखा था कि नेहा कुछ कर नहीं पा रही थी, सिर्फ चिल्लाने की, कोई है प्लीज हमारी मदद करो, कोई तो बचाओ, पर किसी की आवाज नहीं। बेचारी की जिंदगी में पता नहीं कहां से आए दिन कुछ न कुछ हो ही जाता है। वो सब मवाली लोग हंसते हुए बोल रहे थे, साली कूट, तुझे क्या लगा हम ऐसे सुंदर फूल को जाने देंगे? अब देख तेरे साथ हम सब कैसे भूखे भेड़िया बनके एक साथ टूटते हैं। तब चिल्लाना अभी से लगा मत फाड़, यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। इतना कहते हुए वो लोग नेहा को उस अंधेरे से गंदे और कबाड़े भरे रूम के अंदर घुस के नेहा का रो रो के चिल्ला के बुरा हाल हो गया था। अब उसके अंदर ताकत भी नहीं बची थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसे बचने की उम्मीद भी टूटती हुई नजर आने लगी। वहीं पीछे अब तक देव, कृष और बाकी सब वहां तक आ गए थे। वो चारों तरफ नेहा को ढूंढने लगे। तभी देव की नजर उस पिलर के पास गई जहां नेहा की कुछ चूड़ियां टूटी पड़ी थी और थप्पड़ मारने की वजह से नेहा के कान का एक ये वहां गिर गया था। ये देख देव जोर से चिल्लाया, लिटिल डॉल। देव की आवाज सुन सभी का ध्यान देव पर गया। कृष जल्दी देव के पास आके बोला, भाई क्या हुआ? देव बने जल्दी से अपने हाथ टूटी चूड़ी और कान का ये दिखाया, जिसे देख कृष भी हैरान और परेशान दोनों हो गया। कृष सबको चिल्ला के बोला, जल्दी चारों तरफ फेलो, प्रिंसेस यही कहीं है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, जल्दी करो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुमसे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कृष की धमकी सुन सबकी डर से हालत खराब हो गई थी, पर फिर भी सब जल्दी से चारों तरफ फैल गए। देव, कृष आदि रफीक अंदर की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे वो अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा रहे थे जहां वो लोग उसे लेके गए थे। उस रूम में उन लोगों ने नेहा को जमीन पर पटक दिया था, जिससे बेचारी की कमर में चोट लग गई और उसकी चीख भी उसके मुंह से निकल गई। जैसे ही नेहा की चीख बाहर तक पहुंची, सबके कान खड़े हो गए, सब एक साथ उस तरफ भागने लगे। सबको नेहा की आवाज पहचान में आ गई थी। अंदर उन लोगों ने अब तक नेहा के गालों को कितने ही थप्पड़ मार दिए और उसके कपड़ों को भी उसके दोनों कंधों से फाड़ दिया। दोनों तरफ से कमर से लेके नेहा उन लोगों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो चार थे और नेहा बेचारी फूल जितनी नाजुक पतली दुबली, ऊपर से आए दिन उसके साथ कोई ना कोई हादसा होता रहता है। वो उन लोगों में से दो लोगों ने नेहा के पैरों को पकड़ रखा था और एक ने नेहा के दोनों हाथों को पकड़ लिया, तो वही चौथा ने अपनी शर्ट को निकाल के फेंक दिया और वो नेहा के ऊपर झुक के उसे किस करने की कोशिश। नेहा अपना सिर इधर उधर कर रही थी और चिल्ला रही थी, फूट फूट के रोते हुए, पर उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वहां एक गन शॉट की आवाज गूंजी और इसी के साथ जो आदमी नेहा के ऊपर झुक रहा था उसके माथे से खून निकलने लगा और वो एक तरफ जमीन पर निढाल होके गिर गया। जैसे ऐसा हुआ, नेहा की भी एक चीख निकल गई और इसी के साथ नेहा बेहोश हो गई। ये गोली किसी और ने नहीं, देव ने चलाई थी। जैसे ही वो डोर तक पहुंचा, उसने सामने का नजारा देख तुरंत अपनी कमर से गन निकली और सीधा चौथे आदमी के ठीक बीचों बीच माथे पर शूट किया। देव जल्दी से गुस्से में अंदर आया और जिन लोगों ने नेहा को पकड़ रखा था उनको मारने लगा। किसी का सिर दीवार पर मारा तो किसी के हाथ की हड्डी तोड़ रहा था, किसी के मुंह पर पंच। वो लोग दर्द से चिल्लाने लगे, उनको तो देव ने संभलने तक का कोई मौका भी नहीं दिया। उसके पीछे आदि, कृष, रफीक भी आ गए। उन तीनों को उन लोगों ने पकड़ लिया। कृष चिल्ला के बोला, भाई प्रिंसेस। इतना सुनते ही देव ने नेहा को देखा, जिसके कपड़े आधे से ज्यादा फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे, धूल मिट्टी लगी हुई थी। नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। देव ने जल्दी से अपने कोट को निकाला और नेहा को ढक दिया और उसे अपनी बाहों में लेके वहां से बाहर जाने लगा, पर रुक के बिना पीछे ममुड़े बोला, कृष ये इतनी जल्दी मरने नहीं चाहिए। इतना बोल वो वहां से निकल गया। जीना है अब तो तेरे साथ, तू है तो मैं हूं, तभी ये जिंदगी तुझे पाके मिला मुझे सुकून। तेरे दर्द से दर्द मुझे हो रहा है, मुझे तेरे साथ हमेशा रहने, तुझे अब मैं कहीं जाने ना दूंगा, तुझसे सबसे बचा के मैं अब रखूंगा। एपिसोड 65। मुंबई सिंघानिया मेंशन। रिचा और राहुल को जब मेंशन अकेले आते देखा तो स्नेहा जी ने जल्दी से उन दोनों से आदि नेहा का पूछे। उनके ऐसा पूछते ही वो दोनों बड़ी मुश्किल से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। दोनों रोने लगते हैं और जाके स्नेहा जी के गले लग जाते हैं। दोनों को ऐसे रोता देख पूजा जी जल्दी से उनके आस आके बोली, बच्चों क्या बात है, आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? और पहले चुप हो फिर हमें बताओ, प्रिंसेस और आदि कहाँ रह गए हैं? आप सब तो शॉपिंग करने गए थे ना? फिर रिचा, राहुल जो स्नेहा जी की लगे रो रहे थे। अपनी माँ के इतने सारे सवाल सुन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था, आखिर अपनी माँ को कैसे बोले, पर बताना तो था ही, इसलिए रिचा अपनी माँ के लगे लिख के बोली, वो मोम जब हम सब मॉल गए थे तब वहाँ
जो कुछ भी मॉल में हुआ वो सब अपनी मोम को और साथ में वहाँ जितने लोग बैठे थे सबको बता देते हैं। बता के फिर से रोने लगते हैं। ऋचा की सारी बात सुन के तो स्नेहा जी के कदम ही लड़खड़ा जाते हैं, पर उनके पीछे संदीप जी खड़े थे तो उन्होंने जल्दी से उनको संभाल लिया। पहले उनको ले जाके सोफे पर बिठाते हैं, फिर उनको पानी पिलाते हैं। हालत तो उनकी भी कुछ ठीक नहीं थी, पर इस वक्त उनको स्नेहा जी को भी तो संभालना था, वरना उनकी भी तबीयत खराब हो सकती थी। दादी दादू, दीपक जी, पूजा जी, संदीप जी, स्नेहा जी, सब के सब बहुत परेशान हो गए। ऋचा राहुल अब तो और ज्यादा रो रहे थे। दोनों की एज ज्यादा नहीं थी थे तो दोनों बच्चे ही, उनका दिल तो अभी ज्यादा नहीं सोच पाता था, इसलिए उनको ये सोच के रोना ज्यादा आ रहा था कि उनकी लापरवाही थी। अगर वो कुछ देर वहीं रह के भाभी का इंतजार कर लेते तो शायद भाभी कहीं खोती नहीं, और उनको देव से भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जब देव घर आएगा तो पता नहीं कौन सी पनिशमेंट देगा। देव भले अपनी फीमेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर गलती करने पर वो किसी को छोड़ता भी नहीं है। उसकी पनिशमेंट देता जरूर है, जिससे आगे गलती करने से पहले उसे पिछली की गई और पनिशमेंट याद आ जाए और आगे दोबारा गलती ना करें। वैसे देव का ये तरीका एक तरह से अच्छा है। आप लोग इस पे क्या बोलते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। स्नेहा जी संदीप जी से बोलती है, संदीप जल्दी से क्रिश या रफीक आदि किसी को भी कॉल करके पूछो, हमें हमारी प्रिंसेस सही सलामत हमारे सामने चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं हमारी प्रिंसेस को किसकी बुरी नज़र लग गई है, हमेशा ही उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। इतना बोल वो रोने लगी। संदीप जी स्नेहा जी को अपने सीने से लगाते हुए बोली, श्रीमती जी आप अगर ऐसे रोएंगी तो हम कैसे खुद को संभालेंगे। आप खुद को संभालो, हम पता करते हैं प्रिंसेस के बारे में, पहले आप शांत हो जाओ। इतना बोल वो स्नेहा जी के आंसू साफ करते हैं, फिर सोफे से खड़े होकर अपना फोन ले आदि को कॉल करते हैं। पर आदि का कॉल नहीं लगता तो वो फिर से कॉल करते हैं। इस बार वो उठा नहीं रहा था। संदीप जी परेशान हो जाते हैं, अपने सिर को अपनी उंगलियों से रगड़ने लगते हैं। तभी दीपक जी उनके कंधे पर हाथ रख बोले, भैया आप परेशान मत हो, हम क्रिश को कॉल करते हैं। फिर दीपक जी अपने फोन से क्रिश को कॉल करते हैं, वो भी कॉल नहीं उठाता। दादाजी दोनों से पूछते हैं, क्या हुआ, अब तक कुछ पता चला। प्रिंसेस का बात हुई आपकी। दोनों ही दादाजी की बात सुनना में सिर हिलाते हैं। ये देख अब सबको और ज्यादा घबराहट होने लगती है। संदीप जी फिर से कॉल करते हैं, पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तभी बाहर एक साथ गाड़ियां रुकने की आवाज आती, सब लोग जल्दी से दौड़ते हुए बाहर डोर की तरफ जाने लगे। जब वो सब डोर पर पहुंचे तो देखा देव गुस्से से निया को अपनी बाहों में उठा के चला आ रहा था। क्रिश आदि उसके पीछे थे। सारे बॉडीगार्ड ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। देव सीधा निया को मेंशन में लेके आया और सीधा लिफ्ट में चला गया। क्रिश और आदि नीचे ही रुके। सब लोग निया को ऐसे देव की बाहों में देख सबको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। संदीप जी जल्दी से क्रिश के पास आके बोले, क्रिश प्रिंसेस को क्या हुआ है, वो ऐसे बेहोश क्यों है। क्रिश बोला, पापा थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले डॉक्टर को आने दो, प्रिंसेस अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्रिश की बात सुन सबको और ज्यादा बेचैनी होने लगी। देव के रूम में देव निया को सुधा निया को अपने रूम में लेके आ गया था। उसने ले जाके निया को सीधा बेड पर बहुत आराम से लिटा दिया, जैसे वो एक कांच की गुड़िया है, अगर जरा भी जोर दिया तो टूट जाएगी। देव ने निया को अच्छे से लिटाया, फिर रूम को अंदर से लॉक किया। उसके बाद निया के कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग किए। इस वक्त निया देव के सामने अपने इनबिया में थी। देव ने निया की पूरी बॉडी को स्कैन किया। निया के गालों पर थप्पड़ की उंगलियां छपी हुई थी, निया के होठों पर कट लगे और खून जमा हुआ था। निया के बाल पूरे बिखरे हुए थे, उसकी गर्दन पर खरोचने के निशान थे। निया के हाथों में उसकी चूड़ियां टूट के उसकी कलाई में घुस गई थी, जहां गहरे जख्म थे। निया को जब जमीन पर पटका था तब उसकी कमर में बहुत चोट लग गई थी, जहां पूरा नीला पड़ गया था। निया की ऐसी हालत देख देव के हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर वाश उठा के जमीन पर पटक दिया। इससे भी देव को शांति नहीं मिली तो उसने टेबल पर रखा पानी का जग भी उठा के जमीन पर पटक दिया। फिलहाल निया बेहोश थी, वरना देव के ऐसा करने से निया की जान हलक में आ जाती, पर अभी वो ये सब देखने की हालत में नहीं थी। फिर देव ने कस के अपनी आंखें बंद की और खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगा। कुछ देर बाद देव ने अपनी आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखों से मानो खून निकलने को हो, ऐसी लाल हो गई थी। फिर देव बेड से उठा और वॉशरूम में चला गया और वहां से एक गीला टॉवल लेके आया और निया के पास बैठ गया और धीरे धीरे निया के चेहरे को साफ करने लगा। निया का चेहरा साफ करने के बाद उसके गले, गर्दन, पेट, कमर, हाथ, पैर, सब पूरी बॉडी को अच्छे से साफ करने के बाद वो क्लोजेट में गया और वहां से अपनी एक ब्लैक कलर की शर्ट लेके आया और निया को पहना दी। फिर निया को अच्छी तरह ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी डोर नॉक हुआ। देव समझ गया कि बाहर कौन होगा। देव ने निया को देखा जो अच्छे से कवर थी। फिर उसने जल्दी से जाके डोर खोला तो सामने क्रिश डॉक्टर को लेके खड़ा था, उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा था। देव डोर से साइड हट गया तो डॉक्टर अंदर आ गई थी। जैसे ही उसने रूम की हालत देखी, डर से उसका गला सूखने लगा था और डरते हुए चारों तरफ रूम को देखने लगी। देव ने बाकी सबको अभी बाहर रहने को बोल डोर बंद कर दिया।
सबको देव की बात सही लगती है, इसलिए सब बिना कुछ बोले बाहर इंतजार रूम के अंदर देव ने डॉक्टर को घूर के देखा और कठोर लहजे में बोला उसे चेक करो, और देव ने देव की तरफ इशारा किया जहां निया लेटी थी। निया का सिर्फ छोटा सा चेहरा ही उस डॉक्टर को दिख रहा था। डॉक्टर ने जल्दी है अपना सिर हिलाया और डरते हुए निया के पास चली गई। डॉक्टर ने एक नज़र देव को देखा और डरते हुए बोली, सर आप बाहर चले जाइए ताकि मैं मेम का चेक कर सकूं। डॉक्टर की बात सुन देव ने उसे ऐसे घूरा जैसे अभी के अभी उसे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। देव की नज़र को समझ अब डॉक्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप निया का चेकअप करने लगी। देव रूम में एक तरफ खड़ा होकर सिर्फ निया को ही देख रहा था। उसने अपनी नज़रें निया से एक पल के लिए भी नहीं हटाई थी। वो एकटक निया के मासूम चेहरे को देख रहा था जिसपे चोटों के निशान थे। पूरा चेहरा लाल नीला पड़ गया था और बहुत ज्यादा सूज गया था। डॉक्टर निया का पूरा चेकअप करती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। जहां उसे चोट लगी वहां डॉक्टर ने दवाई लगा दी। फिर अपनी मेडिकल किट को बंद करके देव के सामने जाके खड़ी होके बोली, सर मैंने मेम का अच्छे से चेकअप कर लिया है, उन्हें इंजेक्शन भी लगा दिया, मैंने कुछ मेडिसिन इस प्रिस्क्रिप्शन लिखी है। इतना बोल उसने देव के आगे एक वाइट पेपर कर दिया। देव ने उसे ले लिया। डॉक्टर आगे बोली, और मैंने एक ऑइंटमेंट टेबल पर रखा है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में मेम के गालों पर और जहां जहां उनको चोट लगी है वहां उस ऑइंटमेंट को लगाते रहना। 2 दिन में आराम मिल जाएगा, निशान तो जल्दी नहीं जाएंगे पर सूजन कम हो जाएगी। डॉक्टर थोड़ा रुक के बोली, सर मेम का खास ख्याल रखना, अभी वो बेहोश है पर जब उनको होश आएगा तब पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, इसलिए आपको उन्हें अकेला 1 मिनट के लिए भी छोड़ना है और मेम को अब सुबह तक ही होश आ पाएगा। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। देव डॉक्टर की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसकी नज़र निया पर टिकी हुई थी। डॉक्टर अपनी सारी बातें देव को ग्रीट करके वहां से बाहर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद देव निया के पास आया और उसके बालों को सहलाया, फिर उसके माथे पर किस किया। अब जाके निया से बोला, लिटिल डॉल अभी तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल देव रूम से बाहर चला गया। देव को बाहर आता देख स्नेहा जी जल्दी से देव के पास आके बोली, देव अब निया कैसी है, हम उसे देख सकते हैं क्या? देव बोला, मोम अभी लिटिल डॉल बेहोश है, मुझे अभी आपसे कुछ बात करनी है, आप उसके बाद लिटिल डॉल से मिल लेना। इतना बोल देव उन सबको लेके साइड में बड़े दूसरे रूम में ले गया। थोड़ी देर में देव और बाकी सब लोग उस रूम बैठ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देव को आखिर उन लोगों से देव को अब ऐसी कौन सी बात करनी है। सब चुपचाप बैठे देव को देख रहे थे जो रूम की बड़ी सी खिड़की पर खड़ा होकर बाहर दूर तक फैले रात के अंधेरे को देखते हुए बोला, मोम आप सिया और राजवीर सिन्हा को जानती है? देव के मुंह से सिया और राजवीर का नाम सुन संदीप जी और स्नेहा जी दोनों पहले शॉक्ड हो गए, फिर एक दूसरे को देखा और तुरंत देव से पूछा, देव आप सिया और राजवीर को कैसे जानते हो? देव अपने मोम डैड को देख आगे बोला, मोम लिटिल डॉल उनकी ही बेटी है। इतना सुनते ही स्नेहा जी संदीप जी के हाथ को बोलती है, संदीप आपने सुना, हमने आपको बताया था ना, हमें निया हमारी दोस्त की तरह दिखती है। संदीप जी भी ये सुन शौक से बोले, हाँ श्रीमती जी आपने हमें बताया था पर हम नहीं जानते थे जो आप बोल रही हैं वो सच हो सकता है। खुशी से संदीप के सीने से लग गई, उनके चेहरे पर स्माइल थी और आंखों में नमी थी। संदीप जी ने उन्हें अपने सीने से लगा के उनका सर सहलाते हुए बोले, श्रीमती आप पहले रोना बंद करो और देव की पूरी बात सुनने दो। स्नेहा जी संदीप जी से अलग हुई और देव के बिल्कुल पास आके खड़ी हो और देव के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। देव आगे बोला, मोम आप और डैड उनको कैसे जानते थे? देव की बात सुन स्नेहा जी बोली, फ्लैशबैक, जब हम छोटे थे करीब 8 साल के थे तब सिया अपने माँ पापा के साथ हमारे घर के बगल में शिफ्ट हुई थी। तब हम भी छोटे थे और सिया भी छोटी थी, उनकी उम्र भी हमारे जितनी थी। जब वो हमारे घर अपने माँ पापा के साथ पहली बार मिलने आई थी तब हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर हम हर रोज साथ में स्कूल जाते थे, साथ में ही खेलते हैं। हमारे भी कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे उस वक्त, इसलिए हम अपना सारा समय सिया के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे हम दोनों में एकदम बहनों जैसा प्यार लगाव हो गया था, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, फिर हम दोनों कॉलेज जाने लगे। तब हम राजवीर और संदीप से मिले। सिया और हम दोनों बचपन के दोस्त थे, वैसे ही राजवीर और संदीप भी बचपन के दोस्त थे। कॉलेज में हम चारों को एक ग्रुप बन गया था और तब सिया राजवीर को पसंद करने लगी थी। शुरू में तो सिया राजवीर से बहुत चिढ़ती थी, लड़ाई भी करती थी, पर संदीप के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़िया थी। हमारी राजवीर के साथ शुरू से अच्छी थी और संदीप से हम कम बात करते थे, लड़ाई तो नहीं करते थे पर फिर भी हम कम ही बात करते थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और राजवीर और सिया के बीच लड़ाइयाँ भी कम होने लगी थी। एक दिन कॉलेज में सिया के साथ कुछ लड़के बदतमीजी करने लगे थे। उस वक्त हम सिया के साथ नहीं थे, वह हम संदीप के साथ बाहर गए हुए थे। हम जाना नहीं चाह रहे थे पर सिया ने जबरदस्ती से हमें भेज दिया था। संदीप और सिया ये दोनों का प्लान था, फिर हम भी सिया की जिद के आगे हार गए थे और हमें जाना पड़ा था।
सिया उस दिन अकेली कॉलेज गई थी। कुछ लड़कों ने इसी बात का फायदा उठाया और सिया के साथ बदतमीजी करने लगे। वो लड़के बिगड़े हुए और अय्याज किस्म के लड़के थे जो हर दिन एक नई लड़की के साथ अपनी रात और दिन बिताते थे। वो लड़के पहले दिन से सिया के पीछे पड़े थे, पर सिया ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया करती थी। कई बार उनको सबक सिखाया था और कई बार उनकी कंप्लेंट भी प्रिंसिपल से की थी, जिसकी वजह से वो लोग कितनी बार कॉलेज से रस्टिकेट भी करवाया था। वो लड़के बड़े घर के थे जिनके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा सकता था और वो लोग इसी बात का फायदा उठा के कॉलेज में किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करते थे और जबरदस्ती उनके साथ संबंध बनाते थे, फिर कचरे की तरह छोड़ देते थे। उस वक्त संदीप और राजवीर कुछ ज्यादा ऊंची पहुंच नहीं थी। धीरे धीरे वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और एक दिन सिया को वो लोग उठा के अपने साथ ले गए जबरदस्ती। सिया ने उन लोगों से छूटने की बहुत कोशिश की थी और उसने अपनी मदद के लिए भी लोगों के सामने चीखी चिल्लाई, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मोहब्बत तो ऐसे ही बदनाम है, लोग ऐसे ही दुखी करते हैं, खुश रहने ही नहीं देते हैं और बदनाम मोहब्बत को करते हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।